आज हम क्लास 12 का चैप्टर 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समावयवता या इसे हम आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समावयवता किसे कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमें समावयवता की डेफिनेशन जाननी है। समावयवता होता क्या है? तो समावयवता दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो और मेरिज्म शब्द मिलकर बना है मर से। आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, और मर का मतलब होता है पार्ट्स या भाग। तो इसका पूरा शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग हुआ जो समान भागों से मिलकर बनते हैं, सेम पार्ट्स। तो डेफिनेशन कैसे इसकी बोली जाएगी कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना में काफी अंतर पाया जाता है। शब्द पे ध्यान देना, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन जिनकी संरचना सूत्र असमान होते हैं उनको कहते हैं समावयवी या आइसोमर, और ये घटना कहलाती है समावयवता। तो हमें उपसह संयोजी यौगिकों में कैसे समावयवता शो की जाती है वो समझना है, परंतु यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहूंगी समावयवता का, और वो एग्जाम्पल हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सूत्र लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है 1-क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो जुड़ा है इसलिए इसको कहते हैं हम 1-क्लोरोप्रोपेन। अब हम इसका अणुसूत्र निकाल कर देखते हैं। देखना, कार्बन कितने हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7, और एक Cl परमाणु, ये इसका अणुसूत्र है। क्या हम इस क्लोरोप्रोपेन को ऐसे भी लिख सकते हैं? CH3 CH3 और जो Cl फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा था उसको उठा के हम सेकंड कार्बन पे रख दें। क्या अभी भी इसका अणुसूत्र यही है? एक बार चेक करके देखते हैं। C3H7Cl, तो इसका अणुसूत्र अभी भी ये है, परंतु इसका नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये समावयवी यौगिक हम लोगों ने पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, तो ये कहलाता है समावयवता। अब ये तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जांपल बताया है, हमें पढ़ना है इसे इनऑर्गेनिक में और स्पेशली उपसह संयोजी यौगिकों में। तो देखते हैं हम ये समावयवता कैसे होती है। उपसह संयोजी यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। 2 प्रकार की समावयवता, पहली होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, 3-डायमेंशनल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये इसके कुल 4 भाग हमको पढ़ना है, जिसमें पहला आता है आयनन समावयवता, ये चार्ट आपको बनाना है कॉपी में। दूसरा आता है बंधन समावयवता, या इसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तीसरा समावयवता वाला भाग आता है इसमें हाइड्रेट समावयवता। आपकी किताब में इसका नाम विलायकन या जल योजन समावयवता या विलायकन समावयवता कहते हैं। आपकी किताब में इस तरह से नाम दिया है। और जो हमारी चौथी समावयवता है उसको हम कहते हैं उपसह संयोजी समावयवता, या इसका एक अन्य नाम है समन्वय समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता वाला जो पोर्शन है इसके 2 भाग हैं। पहला भाग आता है इसमें ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आता है प्रकाशित समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। ध्रुवण का भी इसको हम बोल सकते हैं, पोलरिटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमें ये 2 अलग अलग पोर्शंस में पढ़ना है। तो पहले हम शुरू करते हैं
संरचनात्मक समावयवता वाला पोर्शन। और संरचनात्मक समावयवता में भी सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे आयनन समावयवता। देखिए आयनन समावयवता नाम से स्पष्ट है कि जब हम किसी उपसंयोजी यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो आपके माइंड में चीज क्लियर है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है यानी उपसंयोजन मंडल, उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु और उसके अलावा क्या होता है, लिगेंड। तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो अंदर उपस्थित होते हैं तो लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब वही यौगिक बाहर की तरफ लिख दिए जाते हैं तो वो प्रति आयन कहलाते हैं। तो ऐसी समावयवता जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है या आयनों का एक्सचेंज होता है उसे आयनन समावयवता कहते हैं। देखिए कैसे, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूं। CO फिर NH3 का होल 5 यानी पेंटामीन, Br अंदर है तो ब्रोमो और बाहर आएगा सल्फेट, है ना। हम यहाँ पर आज IUPAC नाम के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि IUPAC नाम बनाने आपको आते हैं, हम सीधे समावयवता वाले टॉपिक पे आते हैं। तो एक आयन ये है ना, और जब इस आयन को पानी में डाला जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, परंतु जब इसका हम आयनन कर दें तो समावयवता के पश्चात क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 5, Br बाहर सल्फेट अंदर तो SO4 अंदर और ब्रोमाइड आयन बाहर, ठीक है। इस पे माइनस और इस पे प्लस। आई बात समझ में। तो आयनन समावयवता में आपने क्या लिखा, यहाँ पर गौर कीजिए कि ब्रोमो, ये Br जब अंदर है तो ब्रोमो कहलाता है और सल्फेट बाहर है, जबकि अगले सूत्र में हमने क्या देखा कि दोनों ने अपना एक्सचेंज कर लिया है, सल्फेट अंदर आ गया सल्फेटों के रूप में और ब्रोमाइड बाहर की तरफ आ गया। तो ऐसी समावयवता जिसमें प्रति आयन का स्थान एक्सचेंज हो जाता है या जिसका आदान प्रदान हो जाता है प्रति आयन और लिगेंड का, उस समावयवता को हम आयनन समावयवता कहते हैं। इज दैट क्लियर। जब हम पानी में इसको डालेंगे तो जल में डालने के पश्चात ये तो देगा जटिल आयन और सल्फेट आयन होगा सरल आयन, जबकि जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये जटिल आयन और ये ब्रोमाइड जो होगा वो सरल आयन कहलाएगा, जिनका कलर भी अलग अलग होता है। तो पहली समावयवता बिल्कुल क्लियर होगी। अब आते हैं हम इसके दूसरे पोर्शन में। दूसरी समावयवता का नाम है बंधन समावयवता। बंधन को लिंकेज समावयवता भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता में एक बात ध्यान रखना, ऐसी समावयवता जिनमें कम से कम एक ऐसा लिगेंड प्रेजेंट होता है जो उभय दंतुर प्रकार का होता है। उभय दंतुर लिगेंड की उपस्थिति के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे बंधन या लिंकेज समावयवता कहते हैं। अभी उभय दंतुर लिगेंड क्या चीज है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे CN और NC, साइनो और आइसोसाइनो, है ना, जब जो परमाणु सीधे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देता है। आइसोसाइनो में अगर NC जुड़ा है F से तो नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देता है। इसी प्रकार से एक होता है SCN थायोसाइनो और एक होता है SNC आइसोथायोसाइनो। इसी प्रकार NO2 जिसको हम कहते हैं नाइट्रो और एक होता है ONO, इनको क्या कहते हैं, नाइट्रीटो। तो ऐसी समावयवता जिनमें कम से कम एक उभय दंतुर लिगेंड का सेट प्रेजेंट होता है और उसके कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे बंधन समावयवता कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है CrSCN, मतलब कि आइसोथायोसाइनो H2O का होल 5 और इस पर +2 चार्ज, पेंटा एक्वा थायोसाइनो क्रोमियम आयन, क्रोमियम बोलेंगे हम यहाँ पे। और अब इसका एक्सचेंज कैसे करते हैं हम, जो समावयवता होगी वो कैसे दिखाई देगी, तो देखिए Cr तो ऐसा कैसे ही है, H2O का होल 5 भी ऐसा ही है, +2 चार्जेस भी ऐसे ही हैं,
लेकिन SCN की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पर NCS, मतलब कि आइसोथायोसाइनो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अंतर क्या है SCN और NCS। हम पढ़ रहे हैं समावयवता, तो समावयवता चाहे वो आयनन हो या बंधन समावयवता हो, इनमें आपको अणुसूत्र बिल्कुल सेम नजर आएंगे। देखिए कोबाल्ट दोनों में है, NH3 दोनों में है, Br दोनों में है, सल्फेट दोनों में। इसी प्रकार इस सूत्र में भी आप देखिए अणुसूत्र बिल्कुल समान है, केवल जब उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो वो समावयवता उत्पन्न करता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम NO2 वाला लेते हैं, जैसे पोटेशियम FeNO2 का समझ लीजिए होल 6। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए, पोटेशियम हेक्सानाइट्रोफेरेट, है ना। लेकिन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K3Fe और ONO का होल 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सानाइट्रिटोफेरेट। ओके, नाइट्रोफेरेट और नाइट्रिटोफेरेट, ठीक है, सही। थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो, बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी तीसरी बंधन समावयवता। अब आते हैं दूसरे नंबर की समावयवता हमारी पूरी हुई, और तीसरी प्रकार की समावयवता होती है हाइड्रेट समावयवता, जिसको हम विलायकन समावयवता भी कहते हैं। और ये समावयवता कब उत्पन्न होती है, जब किसी उपसह संयोजी यौगिक में कम से कम एक जल का अणु प्रेजेंट हो। कम से कम, ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, यानी ये तो बहुत ही सिंपल समावयवता है। आप इसको कैसे पहचानोगे कि यदि किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में H2O या तो लिगेंड के रूप में अंदर एक्वा के रूप में प्रेजेंट होगा, या फिर वो प्रति आयन के रूप में बाहर की तरफ स्थित होगा, तो ऐसे उपसह संयोजी यौगिक हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। तो विलायकन समावयवता के लिए कॉमन एग्जांपल है CrCl3.6H2O, है ना, CrCl3.6H2O। ये 3 प्रकार से समावयवता को शो करता है। 3 प्रकार से कैसे, हम देखते हैं इसको ऊपर। इसको पूरे को साफ करके दोबारा से मैं लिखती हूँ कि आयनन समावयवता, बंधन समावयवता और तीसरी हमारी हाइड्रेट समावयवता, जिसका एग्जांपल है CrCl3.6H2O। ये 3 तरह के यौगिक बना सकता है। पहला यौगिक CrH2 का होल 6 Cl3, इसमें आपको जल के जो 6 अणु हैं वो अंदर लिगेंड के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। क्लियर। लेकिन ये ऐसा भी यौगिक बना सकता है CrH2 का होल 5, मतलब एक H2O बाहर जाने वाला है। तो जब एक H2O बाहर जाएगा तो 3 Cl में से कुछ Cl अंदर की तरफ आएंगे, एक Cl अंदर, बाहर बचा Cl2H2O। इसको हाइड्रेट शब्द दिया जाता है। देखिए मैं आपको इसका नाम बोल के बताती हूँ। इसका है, ये तो जानते हैं सभी, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। जब किसका नाम होगा पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम, और इसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रेट, है ना। इसी तरह तीसरा, इसका तीसरा रूप कैसा होगा, CrH2O का होल 4, इस बार 4। इसका मतलब ये है कि 2 जल के अणु बाहर जाने वाले हैं, और इस बार हम इनका एक्सचेंज कर देते हैं, Cl2 और Cl.2H2O। तो इसका नाम कैसे बोला जाएगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम क्लोरोहाइड्रेट। इसके लिए क्लोरोहाइड्रेट शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो एक बार फिर से सुनिए, हाइड्रेट समावयवता किसे कहते हैं, ऐसी समावयवता जिसमें उपसह संयोजी यौगिक के अंदर या बाहर जल का अणु उपस्थित होता है। तो जल के अणुओं की विभिन्न स्थितियों के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेट समावयवता। अब आती है हमारी चौथी समावयवता, जिसको हम कहते हैं उपसह संयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजन समावयवता, या इसका एक अन्य नाम है समन्वय समावयवता। इसको पता है क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड,
या एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल भी हो सकता है। देखिए कैसे, पहले मैं आपको इसका उदाहरण बता दूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। एक एग्जांपल है आपके सामने कोबाल्ट NH3 का होल 6, और एक एग्जांपल है क्रोमियम H2O का होल 6। देखिए जब हम इनका नाम बोलते हैं तो कैसा बोला जाता है, हेक्साएमीन कोबाल्ट या हेक्सा एक्वा क्रोमेट, है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, या तो हम लीगेंड का एक्सचेंज कर दें। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, आप कोबाल्ट और क्रोमियम की जगह को चेंज मत करो, क्रोमियम को यही रहने दो। आई बात समझ में, कोबाल्ट और क्रोमियम तो यही है, हमने एक्सचेंज क्या कर दिया, एक्वा और एमीन की पोजीशन को चेंज कर दिया। यहाँ आ गया H2O का होल 6, यहाँ पे आ गया NH3 का होल 6। तो ऐसी समावयवता जिनमें लीगेंड का आदान प्रदान होता है ना, लीगेंड की पोजीशन चेंज होती है, वो उपसह संयोजी या समन्वय समावयवता कहलाती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लीगेंड का एक्सचेंज करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ कैसे कर सकते हैं हम इस बार क्या करें, लीगेंड की पोजीशन चेंज नहीं करते, इस NH3 को यही रहने दो, है ना, और इस एक्वा को भी यही रहने देते हैं। ठीक है, ये दोनों की पोजीशन चेंज नहीं है, इस बार हम केंद्रीय धातु परमाणु है सेंट्रल मेटल एटम को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आ जाता है क्रोमियम और यहाँ आ जाता है कोबाल्ट। यानी कुल मिलाकर उपसह संयोजी समावयवता में एक्सचेंज तो होता है, लिगेंड भी हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु भी एक्सचेंज हो सकता है। तो इस प्रकार की समावयवता में स्थानांतरण होता है, चाहे लिगेंड का हो या केंद्रीय धातु परमाणु का। तो इस प्रकार की संयोजकता को हम उपसह संयोजी समावयवता कहते हैं। तो ये हुआ हमारा समावयवता का त्रिविम समावयवता या 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम समावयवता होता क्या है, जब किसी भी उपसह संयोजी यौगिक या किसी कार्बनिक यौगिक की जो संरचना है वो त्रिविम क्षेत्र में जब विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, तो इस प्रकार के अणुसूत्र त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम क्षेत्र का मतलब होता है अंतरिक्ष में जिसका अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 3 विमाएं खींची गई हैं, X, Y, Z, और एक विमा यहाँ होती है ना, इस तरह से उठी हुई, जिसको हम इस प्रकार से शो करते हैं। मतलब ये वाली जो विमा है वो एक तरह से इस प्रकार से होती है यहाँ सामने। अब हम सामने इस त्रिविम में दिखा नहीं सकते, तो इस प्रकार की समावयवता को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो उपसह संयोजी यौगिकों द्वारा जब अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न त्रिविमीय आकृतियां दर्शाई जाती हैं, तो वे त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। तो हम शुरू करते हैं पहले ज्यामितीय समावयवता से। आपने ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा है। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जो यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। जब समान रूप एक तरफ होता है तो उसको समकक्ष रूप या सिस फॉर्म कहते हैं, लेकिन जब समान अणु परमाणु या आयन अलग अलग या दूर दूर स्थित होते हैं तो उसको विपक्ष या ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल याद दिला दूं। जैसे हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में एल्कीन्स में ये समावयवता पढ़ी थी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये कार्बन परमाणु है जिसके बीच में 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4, इस तरह से। अब इस कार्बन से 2 A और 2 B अणु जुड़े हुए हैं। जब दोनों A एक तरफ और दोनों B एक साइड हो, दोनों समान रूप जब एक तरफ हो तो वो कहलाता है सिस या समकक्ष रूप। अब हम क्या करें कि एक कार्बन की पोजीशन को तो ऐसे ही रखें, लेकिन दूसरे कार्बन की पोजीशन को बदल दें, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ट्रांस रूप, है ना। जब दोनों सेम रूप इस तरह से हैं तो सिस, और जब एक्सचेंज हो गए तो ट्रांस। इस तरह से आपको याद रखना है। तो
समावयवता से। इसमें हम कैसे लिखेंगे कि उपसह संयोजी यौगिकों द्वारा जब ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है तो केंद्रीय धातु परमाणु से जब समान प्रकार के लिगेंड एक दिशा में जुड़े होते हैं तो उसे समकक्ष रूप कहा जाता है, और समान प्रकार के लिगेंड जब अलग अलग दिशाओं में जुड़े होते हैं तो उसे विपक्ष रूप कहा जाता है। ज्यामितीय समावयवता को हम 4 उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं, 4 प्रकार के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका पहला प्रकार हम पढ़ेंगे MA2B2। MA2B2 प्रकार क्या अर्थ है इसका? MA2B2 का मतलब ये होता है, M का मतलब है मेटल यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु, A2 और B2 का मतलब यहाँ पर 2 लिगेंड हैं और एक लिगेंड 2 बार है, दूसरा लिगेंड भी 2 बार है। मैं आपको इसका एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। इसका उदाहरण होगा PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 पे प्लस चार्ज है ना, तो इसको हम कहेंगे डायएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम आयन। अब आप इसे कैसे बना सकते हो, देखिए इसको हम बनाकर देखते हैं। यहाँ पे N मतलब प्लेटिनम है, A2 NH3 है और B2 जो है आपका Cl2। इसको हम कैसे बनाएंगे सिस और ट्रांस रूप? तो पहले हम लिखेंगे PT, इस तरह से हम संरचना इसकी बनाएंगे। ये 4 हमने उपसह संयोजी बंध बना दिए। आपको हर बार त्रिविम समावयवता में इसी तरह की आकृति बनानी होगी। अब हमें क्या करना है, NH3 दोनों को एक पोजीशन पे एक तरफ रखना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर रख दिया NH3 और यहाँ पे रख दिया Cl, ठीक है। यहाँ एक बात याद रखना है, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके प्लस चार्ज लगाना होगा। तो इसका नाम होगा सिस, और फिर पूरे सूत्र का नाम लिख दो कि सिस प्लेटिनम, सिस डायएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। जबकि जब हम इसका एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज करने पर इसका सूत्र कैसे बनेगा ये देख लेते हैं हम। बीच में आएगा प्लेटिनम, ये इस तरह से उपसह संयोजी बंध हमने लगा दिए हैं। इसको हम वर्ग समतलीय संरचना भी कहते हैं। देखिए एक NH3 और एक Cl की पोजीशन को तो हम सेम रखें, NH3Cl, इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस करने पे आएगा Cl यहाँ, NH3 यहाँ। तो देखिए समान लिगेंड जब एक और होते हैं, समान लिगेंड जब एक और होते हैं तो सिस समावयवता या सिस रूप कहलाता है, और जब समान लिगेंड अलग अलग साइड में होते हैं तो वो रूप क्या कहलाता है, ट्रांस या विपक्ष रूप। तो आपको इसका पूरा नाम क्या लिखना है, हमें इसका पूरा नाम लिखना होगा ट्रांस डायएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम, और ये था सिस डायएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। तो ये पहला प्रकार आपको समझ में आया। अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार पर। इसका जो दूसरा प्रकार है वो देखते हैं कैसा है। उसका नाम है MA2BC प्रकार। MA2BC प्रकार का अर्थ क्या हुआ, यानी M एक मेटल है जिसके साथ 3 लिगेंड है, 2 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड सिंगल सिंगल अलग प्रकार के हैं। तो हम इसका उदाहरण लेते हैं CO Cl2 यानी कोबाल्ट डाइक्लोराइड, नाइट्रो भी है और एमीन समूह भी है और इस पे भी प्लस चार्ज है। बहुत सिंपल है ये भी। हमें भी आयुर्वेद नाम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हम समावयवता समझना चाह रहे हैं। तो M मतलब कोबाल्ट, A2 मतलब कि Cl2, ये B और ये C। अब इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, सिस और ट्रांस, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना होगा, हमें CO कोबाल्ट लिया, SN में डैश लगाया सब तरफ, है ना, और क्योंकि 4 लिगेंड है इसलिए हमें वर्ग समतलीय संरचना बनानी होगी। ये तो हो गए आपके उपसह संयोजी बंध। अब हमें किससे मतलब है, सिस का मतलब होता है जब समान लिगेंड एक तरफ हो, तो हमको तो ये दोनों समान दिख रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं। दोनों Cl को एक तरफ ले लो और NO2 NH3 जहां मर्जी वहां लगा दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ऐसे करके प्लस आ जाएगा, तो ये होगा आपका सिस या समकक्ष रूप। और इसका विपक्ष रूप कैसा होगा, इसका विपक्ष रूप होगा, देखिए यहाँ सेंटर में हम लेते हैं कोबाल्ट, है ना, ये हमने उपसह संयोजी बंध बना दिए। क्या करना है हमें कि ये दोनों Cl सिस रूप में एक और है, इसको एक्सचेंज कर देते हैं।
Cl एक यहाँ और ये NO2 यहाँ, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज कर लो, ये चेंज कर देंगे, NH3 इधर और Cl इधर, तो ये रूप क्या कहलाएगा आपका ट्रांस एमीन डाइक्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट आयन। ठीक है, तो ये आपको दूसरा प्रकार भी समझ में आया। अब हम तीसरे प्रकार की ओर जाते हैं, जो है इसका तीसरा प्रकार होता है Na4B2 प्रकार। Na4B2 प्रकार का मतलब कि इसमें 4 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे। बहुत सिंपल है ये भी। इसका उदाहरण हम लेते हैं प्लेटिनम NH3 का होल 4 Cl2 प्लस चार्ज। आयंस मैक्सिमम इसमें आयंस आते हैं, तो टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम आयन, जिसमें प्लेटिनम तो केंद्रीय धातु है, एमीन A है और Cl जो है वो B है। इसको आप कैसे बनाएंगे, मुझे लगता है समझ ही गए होंगे। तो ये बनेगा कैसे कि ये है हमारा प्लेटिनम और ये 4 उत्साह संयोजी बंध हमने लगा दिए। हमें किससे मतलब यहाँ पे सेम चीज क्या होनी चाहिए। हाँ, एक बात और, अब यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, कुल 6। अभी तक जो मैंने आपको 2 प्रकार बताए हैं जिसमें 4 लिगेंड हैं, तो जिनमें लिगेंड की संख्या 4 होती है वो संरचना कहलाती है वर्ग समतलीय। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जैसे ही 6 लिगेंड आ जाते हैं तो 6 लिगेंड वाली संरचना कहलाती है अष्टफलकीय। क्लियर। अब इस अष्टफलकीय को हम कैसे बनाएं, देखिए 4 लिगेंड किस तरह से बना दिए, एक इधर और एक इधर। ये स्ट्रक्चर भाई कैसे होती है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी किताब है, ओके, इसको हमने बीच में रखा है, तो 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4। अब इसको यहाँ रखा है, एक ऊपर से आया और एक नीचे से, ठीक है ना। तो इसको हम अष्टफलकीय संरचना कहते हैं। आप सोचोगे अष्टफलकीय, हमको तो 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो आप याद करो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे पढ़ी थी, याद आया आपको, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे अणु थे। ये देखिए मैं आपको अष्टफलक बनाकर बताती हूँ कैसे होता है। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी ना, याद आया। ये बन गया आपका अष्टफलकीय संरचना। आप समझ में आया। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसमें sp3d2 संकरण पाया जाता है। उसकी संरचना अष्टफलकीय होती है क्योंकि उसमें भी सल्फर केंद्रीय परमाणु है और आसपास 6 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हैं, तो हम उसी से रिलेट करके ये स्ट्रक्चर समझते हैं। अब इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, तो हम बात करते हैं भैया 2 सेम Cl को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो हम 2 Cl को तो एक तरफ रख दें और 4 NH3 एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 4 एमीन समूह एक तरफ और 2 Cl समूह एक तरफ। तो ये तो हुआ आपका सिस रूप। इसका ट्रांस रूप कैसा होगा, इसके ट्रांस रूप में हम क्या करेंगे, देखिए ये तो रखा हमने प्लेटिनम, 1 2 3 4 5 6 हमने अष्टफलक बना दिए। क्या करेंगे हमको Cl को जुदा करना है, एक दूसरे से अलग अलग करना है। इसको एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब इस Cl को उठा के यहाँ और इस NH3 को उठा के यहाँ रख दो, बाकी जैसा है वैसा का वैसे उतार दो, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। ये NH3 इधर आ गया, Cl NH3 तो ये रूप क्या कहलाएगा आपका ट्रांस रूप या विपक्ष रूप। तो ये हुए हमारे 3 प्रकार, समझ में आया। Ma2B2, Ma2BC, Ma4BC, ठीक है, जिसमें 4 लिगेंड होते हैं उनकी संरचना वर्ग समतलीय और जिनमें 6 लिगेंड होते हैं उसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। अब इसका जो चौथा प्रकार है वो बहुत ज्यादा खास है, उसको ध्यान से समझना। जो चौथा प्रकार है उसका नाम है, चौथे प्रकार का नाम आएगा Na3B3 प्रकार। ये Na3B3 प्रकार जो है ना वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें 2 लिगेंड हैं और दोनों लिगेंड की संख्या कितनी है, 3। अब इसमें क्या ऐसी खास बात है, तो इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है, मतलब
समझना है, क्योंकि ऐसी ज्यामितीय समावयवता जिसमें दो प्रकार के लिगेंड हो और जिनकी संख्या 3-3 हो, वो दो तरह के रूप दर्शाते हैं। इसमें हमको समकक्ष और विपक्ष ना बोलते हुए हमें इस प्रकार के दो रूप बताने हैं। एक होता है फेशियल, जिसको फेस कहते हैं, और एक होता है मेराइडेशनल, है ना, जिसको मर कहा जाता है। फेस और मर रूप, अब ये क्या चीज है भाई, ये पहली बार आप सुन रहे हैं, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय धातु वाले में आपका कोबाल्ट है ना, और इसमें कितने हम बनाएंगे, 1 2 3 4, फेस को 2 मिनट हम हटा दें, यहाँ लिख देते हैं फेस, तो 5 और ये 6, ये क्या चीज है भाई, ये है उपसर्ग संयोजी बंध। अब इसको जरा ध्यान से समझना है ना। और मर रूप भी जब हम इसका बनाएंगे तो वो कैसा होगा कि बीच में सेंटर में कोबाल्ट है और इसके आसपास 6 अष्टफलक यानी कि 6 लिगेंड प्रेजेंट है, जिनमें से 3 एक जैसे और 3 दूसरे प्रकार के होते हैं। तो फेस रूप कैसा होगा, ध्यान से समझना। फेस रूप में आपको क्या करना है कि 1 2 और 3, ये तीनों बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में कि जब ये तीनों रूपों पर सेम प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो वह फेशियल या फेस रूप कहलाएगा। तो हम आपकी बुक में इसको ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, डार्क रेड कलर से इसको शो किया गया है। यहाँ पे जब सेम प्रकार होंगे तो वो होगा फेस रूप। परंतु मर रूप में क्या होगा, मर रूप का मतलब ये है कि आप यहाँ देखिए, इस वाले पोर्शन पे आप हाईलाइट कीजिए, ये दिख रहा है ना। तो इस रूप में आपको क्या करना है कि एक यहाँ और इसका एक और रूप आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसके सबसे नजदीक ये है, ठीक है। तो बात समझना, अगर ये समझ में आ गया आपको पॉइंट, इसकी पोजीशन समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो MA3B3 प्रकार की ज्यामितीय समावयवता दो तरह से शो की जाती है, फेशियल समावयवता, फेशियल रूप, और मेराइडेशनल रूप या मर रूप। तो फेशियल रूप में 1 2 3 पोजीशन पर जब सेम लिगेंड होंगे तो वो फेस रूप कहलाएंगे। कोई से भी 3 रख दो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखा NH3 और यहाँ भी रख दिया NH3, तो बाकी बचे कौन, 3 Cl, उन तीनों Cl को हम यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, ये होगा फेस रूप, ठीक है। अब इसका मर रूप कैसा होगा, मर रूप यानी कि इसको पता है कैसे हाईलाइट किया है, इसको पूरा येलो कलर से बताया है आपकी किताब में, यहाँ से लेकर तो यहाँ, और पोजीशन याद रखना, ये वाला मत लेना, है ना। पोजीशन कौन कौन सी लेंगे हम, 1 2 3, मतलब हम क्या करें कि अब ये जो 3 NH3 हैं, इन तीनों NH3 को उठाकर, एक तो यहाँ है, एक यहाँ पर भी है, हम इस NH3 को उठा के यहाँ रख दें इस जगह पर, और फिर बाकी को भले बाद में जान दो, जो बचे खुचे उनको बचे हुए पोजीशन पे लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका मर रूप, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ज्यामितीय समावयवता का के कुल 4 प्रकार, MA2B2, MA2BC, MA4B2 और MA3B3, जिसमें से ये MA3B3 को बहुत ध्यान से समझना और इसको अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करना। फेस रूप एंड मर रूप, समकक्ष विपक्ष के स्थान पर इसमें ये दो नामों का हम उल्लेख करते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली समावयवता, त्रिविम समावयवता का पहला भाग, ज्यामितीय समावयवता। अब हम शुरू करते हैं प्रकाशिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम समावयवता का जो अगला भाग आता है उसको हम नाम देते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को समझने के लिए एक शब्द आपको पता होना चाहिए, समतल ध्रुवित प्रकाश। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में
प्रकाशिक समावयवता वाला भाग है, इसलिए हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रकाशिक समावयवता का मतलब यह है कि ध्रुवित प्रकाश को जो घूर्णन कर देता है, ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन करने पर जो अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होती हैं वो प्रकाशिक समावयवता के अंतर्गत आती हैं। बहुत सिंपल सा मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है बी, ठीक है। अगर हम इस बी का मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर में देखने पर आपको ये ऐसा नजर आएगा। क्लियर? यदि हम मिरर में लिखते हैं बी तो आपको ये दूसरी ओर ऐसा नजर आएगा। होता है ऐसा कि हम हमारे नाम की स्पेलिंग लिखें हाथ पे तो आपको सीधा दिखेगा, परंतु जब आप उसी स्पेलिंग को कांच के अंदर, मिरर के अंदर देखोगे तो आपको उसकी मिरर इमेज अपोजिट या उल्टी नजर आती है। तो इस प्रकार की समावयवता ऐसे उपसा संयोजी यौगिक प्रदर्शित करते हैं जो ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देते हैं, यानी जिसका घूर्णन हो जाता है। तो ये समावयवता कैसे होती है, इसमें क्या बन जाती है, मिरर इमेज। याद रखना, मिरर इमेज जो प्रस्तुत करता है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। और हाँ, इसमें एक और बहुत खास बात है, इस प्रकार की समावयवता ऐसे उपसा संयोजी यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। ये बात जरूर याद रखना, द्विदंतुर लिगेंड। जानते ही ना आप लोग द्विदंतुर लिगेंड कौन होते हैं? ऐसे लिगेंड जो कम से कम दो, यानी ऐसे लिगेंड जिसमें ऐसे दो परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लेंगे एथिलीन डायमीन, EN का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डायमीन। और एथिलीन डायमीन की संरचना कैसे बनाते हैं? CH2 NH2 और CH2 NH2। इसमें दो नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। हम इस संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। ये है आपका एथिलीन डायमीन। जब इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, जब एथिलीन डायमीन का एक अणु होगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, यानी कुल कितने बंध बनाएंगे? इसके द्वारा कितने बंध बनेंगे? दो, और दो बंध इसके द्वारा बनते हैं। लेकिन जब ये दो से ज्यादा बार होता है तो ये बहुत अधिक बंध बनाते हैं। तो इतना बड़ा लिखने के स्थान पर हम इसको शॉर्टकट लिखते हैं EN। तो आइए हम इसका उदाहरण देखें। मिरर इमेज के 3 एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें सबसे पहला हम भाग देखते हैं द्विदंतुर लिगेंड लेकर हम इसका एग्जाम्पल शुरू करेंगे। MAA3 प्रकार। ये क्या बात है भाई, MAA3 प्रकार? AA का मतलब है कि एथिलीन डायमीन। आपका एथिलीन डायमीन 2 बार है ना, क्योंकि एक एथिलीन डायमीन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं दिया जाता, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिए जाते हैं। और जब उसका होल साइज होगा तो इस प्रकार का यौगिक बनाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है COEN का होल थ्राइस प्लस चार्ज। तो क्या बोलोगे? ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट आयन। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएं? तो देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं। हाँ, इसमें एक बात बताना मैं आपको भूल गई कि जब ये आपका उपसा संयोजी यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा तो उसको डी रूप कहते हैं। डी या प्लस रूप। डी का फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। और जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएगा तब उसको बोला जाता है एल या माइनस रूप, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। मैं लिख देती हूँ दोनों मतलब, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ठीक, लेकिन इतना लंबा ना बोलते हुए इसको डी और एल रूप लिखते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बीच में सेंटर में कोबाल्ट है, कोबाल्ट, ठीक है, और होल थ्राइस मतलब ट्रिस। और यहां पर एक बात याद रखना कि एक एथिलीन डायमीन 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे रहा है, तो 3 एथिलीन डायमीन मिलकर 2 दिया 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा। इसलिए हम यहाँ पर जो
संरचना है वो बनाएंगे अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय इसलिए क्योंकि अभी आपको संरचना देखकर समझ में आएगा। अगर मान लिया ऐसा होता CN का पावर 6, तब हम क्या करते, हेक्सासाइनल कोबाल्ट होता तो क्या करते, सब तरफ CN 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 लिख देते, है ना। परंतु हमको क्या मिला है, एथिलीन डायमीन का होल ट्राइस, और एक एथिलीन डायमीन 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देता है। तो क्या करें हम, एक EN को लिख देते हैं हम यहां पर। देखो एक एथिलीन डायमीन जो है उसके पास में ऐसा है, तो ये 2 ऐसे बंध बनाता है, ठीक है ना। तो एक बंध देखिए ऐसा बना, ये ऐसा बना, हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए एक और एथिलीन डायमीन, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये बंध यहाँ से ऐसे बनाता है, एक एथिलीन डायमीन और है तो वो बंध ऐसे बनाएगा। आया समझ में। तो ये हो गया आपका एथिलीन डायमीन का कौन सा रूप, D या प्लस रूप, है ना, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी रूप। अब हम यहाँ लगा देते हैं मिरर, और मिरर लगाने के पश्चात हम यहाँ पर फिर से कोबाल्ट लगा देते हैं, और 6 अष्टफलकीय रूप, छत पे चली जाओ। ये इस तरह से हमने क्या किया, सेंटर में लिखा कोबाल्ट, और यहाँ पर ये 6 हमने अष्टफलकीय बंध बना दिए। अब हमको क्या करना है, इसके मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। तो जब हम इसे मिरर के अपोजिट देखेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये EN आएगा यहाँ, ये देखिए ऐसे बंध बन जाएगा, और ये जो 2 कॉर्नर पर उस तरफ है वो इधर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन कर दिया, इसलिए इनकी पोजीशन भी मिरर इमेज में चेंज हो गई। तो वो D या प्लस ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट आयन है, और ये L या माइनस ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट आयन है। तो ये आपको पहला प्रकार अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार पर। इसका जो दूसरा प्रकार है, हम ये मिटा देते हैं, और इसका जो दूसरा प्रकार है वो किस प्रकार का होगा भाई, ये पहला था MAA3, और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है MAA2B2 प्रकार। आया समझ में, MAA2B2 प्रकार। कहने का अर्थ है कि एक में अपन एथिलीन डायमीन ही लेंगे, यानी EN का होल ट्वाइस होगा, और 2 लिगेंड कोई दूसरे टाइप के होंगे जो कि एक घनत्व प्रकार के होंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, इसका उदाहरण हम लेंगे, कौन सा है इसका एग्जांपल, CO, EN का होल ट्वाइस, Cl2 आयन, मतलब इसका नाम क्या होगा, बिस एथिलीन डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन। अब इसके 2 रूप हम कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। हम सेंटर में लेते हैं कोबाल्ट, आप इसको डॉटेड लाइन द्वारा भी बना सकते हैं। सेंटर में लिया हमने कोबाल्ट, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमने उपसा संयोजी बंध बना लिए। ठीक है, अब क्या करें, 2 एथिलीन डायमीन के 2 अणु हैं, तो चलिए एथिलीन डायमीन को हमने यहाँ रखा। अब तो आप एक बात समझ गए हैं ना कि एक एथिलीन डायमीन 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो उसमें 2 बंध ऐसे बन जाएंगे, है ना, और एक एथिलीन डायमीन हम यहाँ ले लें ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया 2 एथिलीन डायमीन। अब बचे 2, तो यहाँ रहेगा एक Cl यहाँ, और इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो ये है आपका D या प्लस रूप। और जब हम यहाँ बीच में मिरर इमेज लगाएंगे, ये बात कभी भी जब भी आप अपनी कॉपी में लिखें तो मिरर बनाना मत भूलना। यहाँ पे जैसे मिरर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेंटर में तो कोबाल्ट, है ना, और 1 2 3 4 5 6 ये आपके उपसा संयोजी यौगिक, उपसा संयोजी बंध। अब क्या करना होगा, मिरर के इस तरफ जब हम देखेंगे तो ये दोनों Cl तो आ जाएंगे इस कॉर्नर पे, और ये जो एथिलीन डायमीन है ये एक इधर और एक एथिलीन डायमीन इधर, और इसको हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो D या प्लस रूप और ये है L या माइनस रूप। तो ये था प्रकाशिक समावयवता का दूसरा प्रकार। अब
इसके तीसरे प्रकार पर, इसका जो तीसरा प्रकार है वो बहुत सिंपल है, ऐसा ही है, एम ए, इस बार ए की बार है ना, ए एक बार होगा तो B2Cl2, कितना सिंपल है। एथिलीन डाइमीन लेना है हमको, पहले 3 एथिलीन डाइमीन लिए तो इस तरह की 3 स्ट्रक्चर बने, वो मैंने मिटा दिया है ना, 3 स्ट्रक्चर बने, 2 एथिलीन डाइमीन लिए तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि एक तो एथिलीन डाइमीन होगा, मतलब एक तो ऐसा होगा, तो बचे कितने, 4, उन चारों पे 2 और 2 अलग अलग तरह के लिगेंड्स। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसका उदाहरण होगा कोबाल्ट, एथिलीन डाइमीन, डायएमीन डाइक्लोरो आयन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, मुझे लगता है आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। हम इसको ट्राई करते हैं, कैसे बनेगा ये, क्या नाम होगा इसका, एथिलीन डायमीन डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन। तो इसको हम शुरू करें कैसे, सबसे पहले तो हम सेंटर में लिखेंगे कोबाल्ट, है ना, ये तो हमने लिखा कोबाल्ट, 6 हमने बना दिए उपसर्ग संयोजी बंध, इस तरह से 6 उपसर्ग संयोजी बंध, है ना, यहाँ पर हमें ऐसे +4 लगाना है। अब एक एथिलीन डाइमीन लेना है हमको, कहीं भी ले लो, मान लीजिए मैंने इस तरफ लिखा एथिलीन डाइमीन, ठीक है। अब बचे कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4, तो 2 Cl एक तरफ ले लेते हैं और 2 NH3, इनसे वैसे कोई मतलब नहीं है हमें, हमारा खास फोकस क्या है, एथिलीन डाइमीन पर, ये इस तरफ है। अब जब हम यहाँ पर मिरर लगा देंगे, इसकी जब मिरर इमेज देखी जाएगी तो कैसी बनेगी इसकी मिरर इमेज, कि सेंटर में तो होगा कोबाल्ट ऐसे, है ना, और ये जो एथिलीन डाइमीन है ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने एथिलीन डाइमीन, है ना। अब बाकी बिल्कुल अपोजिट बनाओ, इसके जस्ट यहाँ पे NH3 है, यहाँ लिख देते हैं हम NH3, ये NH3 यही है और इस तरह से Cl यहाँ पर है। तो ये हुआ आपका ये D या प्लस रूप और ये L या माइनस रूप। तो इस तरह से हमारी प्रकाशिक समावयवता कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको लिख